काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। प्रधानमंत्री ने जूना सोमनाथ के नए स्वरूप का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण। समुद्र दर्शन पथ, प्रदर्शनी गैलरी और जीर्णोद्धार का काम पूरा। माता पार्वती मंदिर का भी किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कहा, श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा आकर्षक स्वरूप का दर्शन। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को बताया आधुनिक भारत का दिव्य स्तंभ। कहा, संहार में भी सृजन का प्रतीक है सोमनाथ। विनाशकारी शक्तियों का अस्तित्व नहीं होता स्थायी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को बताया इतिहास और आस्था का मूल भाव। देश के तमाम हिस्सों में केंद्र सरकार के नए मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा जारी। तमिलनाडु में एल मुरुगन, ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान, हिमाचल प्रदेश में अनुराग सिंह ठाकुर जनता से कर रहे हैं संवाद। भारत ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए 57 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके। कोरोना के कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,63,605, जो पिछले 150 दिनों में सबसे कम। रिकवरी रेट बढ़कर हुई 97.54%। अफगानिस्तान में स्थिति तनावपूर्ण। हजारों अफगान और विदेशी नागरिक अभी भी देश से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं संघर्ष। जर्मनी के डॉयचे वेले पत्रकार के परिजन की तालिबान ने की हत्या। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने अफगानिस्तान में स्थिति पर चर्चा के लिए नाटो विदेश मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के जरिए गुजरात के सोमनाथ में धार्मिक क्षेत्र के लिए कई पुनर्विकास और जीर्णोद्धार परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की लागत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिनमें जूना सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण भी शामिल है। मंदिर को कुल 3.5 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने पार्वती मंदिर का भी शिलान्यास किया। मंदिर को सोमनाथ ट्रस्ट ने ऐतिहासिक मूल्यों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया है। प्रसाद परियोजना के तहत 47 करोड़ रुपए की लागत से श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र, प्रदर्शनी स्थल और अन्य निर्माण कार्यों को पूरा किया गया है। उन्होंने नए कार्यों को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया और इतिहास के प्रति समझ बढ़ाने का जरिया भी। यहां आने वाले श्रद्धालु
जूना सोमनाथ मंदिर के भी आकर्षक स्वरूप का दर्शन करेंगे, नए पार्वती मंदिर का दर्शन करेंगे। इससे यहां नए अवसरों और नए रोजगार का भी सृजन होगा। यहां समुद्र दर्शन पथ, प्रदर्शनी, पिलग्रिम प्लाजा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी का लोकार्पण भी हुआ है। इससे हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से जुड़ने का, हमारी आस्था को उसके प्राचीन स्वरूप में देखने का, उसे समझने का एक अवसर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की यात्रा को एक वैचारिक निरंतरता का प्रतीक बताया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया और मंदिर को आधुनिक भारत का दिव्य स्तंभ करार दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास से सीखकर वर्तमान ठीक करना चाहिए और नया भविष्य बनाने पर नजर होनी चाहिए। उन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को नए भारत का प्रकाश स्तंभ करार दिया। सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण से लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सालों या कुछ दशकों का परिणाम नहीं है। ये सदियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैचारिक निरंतरता का परिणाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कमा मुंशी जैसे महानुभावों ने इस अभियान के लिए आजादी के बाद भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आखिरकार 1950 में सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया। आज राम मंदिर के रूप में नए भारत के गौरव का एक प्रकाशित स्तंभ भी खड़ा हो रहा है। उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर हुए बार बार हमलों का जिक्र किया और मंदिर को संहार में भी सृजन का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ प्रभास क्षेत्र यानी ज्ञान क्षेत्र कहलाता है। उन्होंने कहा कि सत्य को असत्य और आस्था को आतंक से कभी कुचला नहीं जा सकता। विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। प्रधानमंत्री ने देश के धार्मिक स्थलों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक रूपरेखा करार दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास और आस्था का मूल भाव है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तरह हमारे चारों धामों की व्यवस्था, हमारे शक्ति पीठों की संकल्पना, हमारे अलग अलग कोनों से अलग अलग तीर्थों की स्थापना, हमारी आस्था की ये रूपरेखा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की ही अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय देश में इस तरह से आधारभूत संरचना के विकास की ओर बढ़ रहा है जिसकी बदौलत सांस्कृतिक समृद्धि को जानने समझने का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हमारा पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 15 अलग अलग थीम पर टूरिस्ट सर्किट्स को विकसित कर रहा है।
इन सर्किट से देश के कई उपेक्षित इलाकों में भी पर्यटन और विकास के अवसर पैदा होंगे। 2014 में देश ने इसी तरह तीर्थ स्थानों के विकास के लिए प्रसाद स्कीम की भी घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश में करीब करीब 40 बड़े तीर्थ स्थानों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें 15 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा भी कर लिया गया है। 19 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहचान कर आज उन्हें विकसित किया जा रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को आने वाले समय में एक नई ऊर्जा देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी देहरादून पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया। हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने जेपी नड्डा की अगवानी की। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेपी नड्डा प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। और देश भर के अलग अलग हिस्सों में जन आशीर्वाद यात्रा जारी है, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ जनसंवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में ओडिशा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोरापुट में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनजातीय महिलाओं के साथ नृत्य भी किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा के तहत आज बिहार के औरंगाबाद में एक बुद्धिजीवी संगोष्ठी में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ विकास कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र की मोदी सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए काम करती है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र की सरकार ने राज्य के विकास के लिए अनेक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बन रही भन्नूपल्ली रेल परियोजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की पहल पर बन रही ये एकमात्र रेल लाइन बिलासपुर होते हुए लेह तक जाएगी। कोई नई रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश में बन रही है तो वो भी भानुपुली बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन बन रही है। मेरे भाई और बहन, आप देखिए, आदरणीय मोदी जी ने नड्डा जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया, हिमाचल प्रदेश को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। आदरणीय नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया। 6 मेडिकल कॉलेज, पीजीआई अस्पताल, एम्स अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल भी साथ साथ दिए। 4000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जगत प्रकाश नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश को देने का काम किया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन मुंबई के जुहू में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है और मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं इस बात को प्रमाणित करती हैं। उन्होंने जनधन योजना समेत तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने महिला सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, आंतरिक सुरक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ काम किया है। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु में पल्लयम कोट्टी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ओंडी वीरन की 250वीं पुण्यतिथि के एक कार्यक्रम में शिरकत की। ओंडी वीरन एक स्थानीय क्षत्रप पुलिथेवर के सेनापति थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1755 के युद्ध में शामिल थे। अपनी वीरता और रणकौशल के लिए ओंडी वीरन तमिलनाडु की संस्कृति में महानायक के रूप में आज भी याद किए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रबंधन के लिए गठित अपनी टीम 9 के साथ आज बैठक की। बैठक के दौरान प्रदेश में बेहतर होती स्थिति के मद्देनजर रविवार की प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी को खत्म कर दिया गया है। फिलहाल राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को आज एक और हथियार मिल गया है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश में चल रहे वैक्सीनेशन में अब एक और वैक्सीन जुड़ गई है। सरकार की ओर से जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। जायडस कैडिला ने पिछले महीने अपनी कोविड-19 वैक्सीन जायकोव डी के आपातकालीन उपयोग के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI से मंजूरी के लिए आवेदन किया था। जायडस कैडिला की 3 डोज वाली कोरोना वैक्सीन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का नाम जायकोव डी है। जबलपुर से नई दिल्ली के बीच इंडिगो की नई विमान सेवा की शुरुआत हुई है। इसके वर्चुअल उद्घाटन समारोह में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल VK सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। हर नागरिक को आवागमन में सुविधा हो और उनके विकास के लिए नए दरवाजे खुले, इसी श्रृंखला में जबलपुर से नई दिल्ली के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL परिसर का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हल्के लड़ाकू विमानों सहित कई और विमानों की जांच की। सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का दौरा करके बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक एरोस्पेस उद्योग की राजधानी बनने की राह पर है। साथ ही उन्होंने हल्के लड़ाकू विमानों, तेजस और अन्य विमानों के लिए HAL की सराहना की। उन्होंने स्वदेशी रूप से इन डिज़ाइन एयरक्राफ्ट के लिए HAL को शुभकामना भी दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें नवाचार के लिए और प्रयास करना चाहिए जो देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य में भारत को एक हथियार निर्यात करने वाला देश बनाना है। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद सिंह गहलोत और HAL के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पहले 100 दिन के कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार ने 1 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन आम लोगों को मुहैया कराई। उन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस लोन माफ़ करने संबंधित अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए वे शनिवार को MOU पर हस्ताक्षर करेंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि अलगाववादी संगठन NLF-B अब मुख्य धारा में आ चुका है। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि वे कैबिनेट की बैठक अब प्रत्येक महीने राज्य के अलग अलग जिला मुख्यालयों में आयोजित कराएंगे। यही नहीं, उन्होंने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले ड्राइवरों, कलाकारों और पुजारियों को भी मुआवजा देने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने मिजोरम सीमा पर हाल में हुई भिड़ंत में शहीद हुए 6 पुलिसकर्मियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने ITBP की सर्च पार्टी पर घात लगाकर हमला किया। बस्तर के नारायणपुर की इस घटना में असिस्टेंट कमांडेंट सुधाकर शिंदे और ASI गुरमुख सिंह शहीद हो गए। बस्तर रेंज के IG सुंदरराज PK के मुताबिक ITBP की 45वीं बटालियन की E कंपनी के जवान नारायणपुर में सर्चिंग पर निकले थे, लेकिन नक्सलियों ने घात लगाकर सर्च पार्टी पर हमला कर दिया। नक्सलियों ने कैंप से 600 मीटर की दूरी पर इस हमले को अंजाम दिया। हमले के बाद नक्सली शहीद हुए ITBP अधिकारियों की एक AK-47 राइफल सहित 2 बुलेट प्रूफ जैकेट भी ले गए। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कोरोना काल में 100 से अधिक देशों से वंदे भारत मिशन के तहत 71 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। वहीं इसी अवधि में 57 लाख से अधिक यात्रियों ने भारत से विदेश की यात्रा की। उन्होंने कहा कि हाल ही में अफगानिस्तान में जो स्थिति हुई है उसमें भी हमारे मंत्रालय ने रोज फ्लाइट उड़ाकर काबुल से हमारे सभी नागरिकों को वापस लाने का कार्य किया है। हाल में जो अफगानिस्तान में स्थिति हुई उसमें भी
हमारे मंत्रालय ने रोज फ्लाइट उड़ाकर काबुल से हमारे सभी नागरिकों को वापस लाने का कार्य किया है। पिछले रविवार तक हमारी फ्लाइट्स चल रही थी रोज। उसके बाद नोटैम का नोटिस इशू हो गया, नोटिस टू एयरमैन, कि काबुल का एयर स्पेस बंद हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी हमारी होती है, और भारतीय वायुसेना का C-130 हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को काबुल हम ले गए, और हर दिन हम वहां से 130 से 150 हमारे नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लेके आ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान धीरे धीरे अपने पुराने ढर्रे पर लौट रहा है। तालिबान के ताज़ा निशाने पर अब पत्रकार और उनके परिजन हैं। जर्मनी की समाचार संस्था डॉयचे वेले में काम करने वाले एक पत्रकार को निशाना बनाने निकले तालिबानी आतंकवादियों ने उनके एक परिजन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तालिबान काफ़ी समय से घर घर में तलाशी लेकर पत्रकारों की खोज खबर ले रहे थे और ये तलाशी अभियान चला रहे थे। ताज़ा घटना के बाद पत्रकारों के परिजनों में खौफ है और वे अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डॉयचे वेले के कम से कम 3 पत्रकारों के घरों में तालिबानी आतंकी छापेमारी कर चुके हैं। DW के महानिदेशक ने बयान जारी कर पत्रकारों को निशाना बनाए जाने की निंदा की है और जर्मन सरकार से कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक में उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदियों के स्ट्रेच के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ी नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ऐसा पहली बार है जब नमामि गंगे अभियान के तहत कुमायूं क्षेत्र में नदी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए काम हो रहा है। देश में नदियों के प्रदूषित हिस्सों की पहचान करने वाली CPCB की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कुल 9 प्रदूषित स्ट्रेच हैं, जिसमें से 6 जिला उधम सिंह नगर में हैं, जो कि अलग अलग सहायक और छोटी नदियों जैसे भेला, ढेला, किच्छा, नंदौर, पिलंखा और कोसी में हैं, जबकि 2 स्ट्रेच रिस्पना, बिंदाल और सुसुआ के हैं, जिन्हें IND रिस्पना बिंदाल परियोजना में शामिल किया जा रहा है, जिसका क्रियान्वयन नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत किया जाना है। जबकि एक स्ट्रेच जो गंगा नदी का ही हिस्सा था, उस पर पहले से ही जगजीतपुर STP परियोजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। भेला नदी पर 2 नालों को टैप किया जाएगा, जबकि 3 MLD के 2 STP प्लांट बनाए जाएंगे। ढेला नदी पर 4 नालों को टैप किया जाएगा, जबकि 10.80 MLD के 3 STP बनाए जाएंगे। किच्छा नदी पर 6 नालों को टैप किया जाएगा, जबकि 3 MLD के 1 STP प्लांट को बनाया जाएगा। कोसी नदी पर 3 नालों को टैप किया जाएगा और 0.50 MLD के 1 STP को बनाया जाएगा। नंदौर नदी पर 1 नाले को टैप किया जाएगा, जबकि 3 MLD के 1 STP प्लांट को बनाया जाएगा। पिलंखर नदी पर 1 नाले को टैप किया जाएगा, जबकि 10 MLD के 1 STP बनाए जाएंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उधम सिंह नगर में सीवरेज योजना ढेला नदी फेज 1 के अंतर्गत कुल 199.36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के तहत 30.30 MLD की कुल उपचार क्षमता के लिए 9 STP का निर्माण किया जाएगा। वहीं कुल 17 नालों की टैपिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। इस परियोजना के साथ ही उत्तराखंड राज्य के सभी प्रदूषित स्ट्रेच को पॉल्यूशन अबेंडमेंट प्रोजेक्ट के तहत कवर किया गया है। नमामि गंगे योजना का मकसद न सिर्फ गंगा की मुख्य धारा को स्वच्छ करना है, बल्कि गंगा की सहायक नदियों को भी स्वच्छ करना है। इसके लिए पहली बार उत्तराखंड के गढ़वाल में कुल 32 परियोजनाओं को पूरा करने के बाद अब कुमाऊं क्षेत्र में बहने वाली गंगा की सहायक नदियों पर परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो निर्मल गंगा और अविरल गंगा के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।